जय हिंद। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वन नेशन वन इलेक्शन, और इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं GS2 के फेडरलिज्म वाले सेक्शन से, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि न्यूज में क्यों है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक पैनल गठित किया गया था रामनाथ कोविंद जी के अंडर, और उस पैनल का मेन टास्क ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन की फीजिबिलिटी को असेस करो, राइट। तो वो असेसमेंट पूरा हो गया है, फाइंडिंग्स आ गई हैं, और उन प्रपोजल्स को, उन फाइंडिंग्स को सबमिट कर दिया गया है करंट प्रेसिडेंट मुर्मू जी को, राइट। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस डिस्कस करेंगे हम। इस टॉपिक के इर्द गिर्द जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। जो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज लोकल गवर्नमेंट, राइट। तो इन सबके इलेक्शंस एक साथ एक समय पे कंडक्ट कराना, ये है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इस चीज को साइमल्टेनियस इलेक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आया था साइमल्टेनियस इलेक्शंस पर। अब पहले क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं आएगा, आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गया है काफी और नई चीजें ऐड ऑन हो गई हैं, तो दोबारा पूछा जा सकता है। लेकिन तब टर्म वन नेशन वन इलेक्शन यूज नहीं किया गया था, साइमल्टेनियस इलेक्शंस टर्म यूज किया गया था क्वेश्चन में, राइट। प्रीलिम्स में इसके चांसेस कम बनते हैं, बट फिर भी कमिटी से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, या फिर आर्टिकल्स पूछ सकते हैं। जैसे आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट टेल यू? इट स्पेसिफाइज द टेन्योर ऑफ लोकसभा टू बी 5 years। अब मिनिमम टेन्योर नहीं बताया, मैक्सिमम टेन्योर बताया 5 years, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि 5 साल से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो वो लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेम एनालॉजी फॉलो होती है आर्टिकल 172 में। आर्टिकल 83 सेंट्रल के लिए था, लोकसभा के लिए था। आर्टिकल 172 जो है वो स्टेट के लिए है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। टेन्योर सेम है, 5 साल, और अगर उसके पहले डिसॉल्व करना है तो अल्टीमेट अथॉरिटी स्टेट के केस में किसके पास होगी? काउंटर पार्ट प्रेसिडेंट का स्टेट में है गवर्नर, तो गवर्नर के पास होगी, राइट। और इस कमेटी की रिकमेंडेशंस डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन तो ये है कि कमेटी इंक्लाइंड है वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की तरफ, और इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सिंक बनना चाहिए। सिंक कैसा? इलेक्शंस जब होते हैं ना उसके टाइमिंग में सिंक बनना चाहिए। अभी क्या होता है कि इलेक्शंस कभी भी हो रहे हैं साल में, कभी किसी स्टेट का हो रहा है, कभी किसी स्टेट का हो रहा है, कभी जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, पूरी साल इलेक्शन ही चल रहे होते हैं और तभी एक्टिविटी दिखती है, राइट। लेकिन हमें एक सिंक बनाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी ऑनगोइंग गवर्नमेंट्स होंगी, उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जब भी हम अगर एक रैंडम डेट पे अगर हम कॉमन इलेक्शंस कराने लगे तो फिर उन ऑनगोइंग गवर्नमेंट्स का क्या होगा जिनका टेन्योर बचा हुआ है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए एक अपॉइंटेड डेट का कॉन्सेप्ट निकाला है। एक अपॉइंटेड डेट फिक्स नहीं की है, लेकिन अपॉइंटेड डेट ऐसी डेट होनी चाहिए जिसके बाद जो भी सरकार आए किसी भी स्टेट में, राइट, उस सरकार का टेन्योर खत्म हो जाए 2029 तक, उसका टेन्योर रिड्यूस हो जाए। तो ये चीज सजेस्ट की है कमिटी ने इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ सिंक बिटवीन इलेक्शंस अक्रॉस इंडिया। और उसके बाद एक चीज और है, हंग असेंबली वाली चीज। जैसे मान लो कोई सरकार है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर गई या किसी और वजह से गिर गई, तो उसके बाद फिर क्या? जो नई सरकार आएगी तो उसका टेन्योर कितना रहेगा? अगर उसका टेन्योर 5 साल रख देते हैं दोबारा से, जो कि अभी सिचुएशन है 5 साल होता है नई सरकार का टेन्योर, राइट, तो फिर दोबारा से एक ए सिंक आ जाएगा, राइट। सिंक जो सिंक है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए सजेस्ट किया कमिटी ने कि इफ देयर इज अ हंग हाउस और इफ द नो कॉन्फिडेंस अकर्स, देन इन दैट केस जो नई सरकार आएगी ना उसका टेन्योर 5 साल नहीं रहेगा, जो बचा हुआ टेन्योर है उतने टेन्योर के लिए ही सर्व करेगी नई साल। जैसे अगर किसी स्टेट में बीजेपी है, लेट्स से 2028 तक उसका टेन्योर है, और बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नई सरकार आ गई, तो नई सरकार को फ्रेश 5 साल नहीं मिलेंगे, जो बचा हुआ टेन्योर है 2028 तक वो ही सर्व करेगी, वो उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, राइट। तो ये रिकमेंडेशन है कमेटी की। अब अमेंडमेंट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए कुछ आर्टिकल्स में। आर्टिकल 83 में चाहिए, आर्टिकल 172 में चाहिए।
क्योंकि इन्होंने फिक्स कर रखा है, इन आर्टिकल्स ने फिक्स कर रखा है जो टेन्योर वो 5 साल का रखा है, अब उनका टेन्योर कम कर रहे हैं, राइट, अपॉइंटेड डेट के हिसाब से, तो उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 324, आर्टिकल 325 इनमें भी अमेंडमेंट चाहिए। आर्टिकल 325 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, उसकी पावर्स के बारे में बताता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ बॉडी दैट कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज लोकसभा, एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। थर्ड टीयर के इलेक्शंस नहीं कराती, राइट, थर्ड टीयर के इलेक्शंस कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। So in that case, you will have to give, the entire authority of conducting elections of all 3 tiers to either a single body or some composite body containing, having, Election Commission of India and State Election Commission, right? या तो एक composite body हो या कोई single entity हो जिसको ये तीनों tier के elections conduct कराने की power हो, तो उसके लिए एक amendment चाहिए, addition चाहिए, 324A आर्टिकल एक नया बनना चाहिए, राइट। सिमिलरली 325 में भी अमेंडमेंट चाहिए। 325 आर्टिकल बताता है कि आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रेस, कास्ट, जेंडर एंड ऑल दैट, राइट। तो वो बेसिकली इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड है 325 आर्टिकल। अब एक बहुत अजीब सी बात है जो इंडिया में फॉलो होती है कि आपके जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इलेक्शंस है, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस है, उनके लिए आपका जो वोटिंग कार्ड है ना वो काम में आता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाती है, वो बनाती है इलेक्टोरल रोल। लेकिन जब आपको लोकल गवर्नमेंट में, लोकल इलेक्शंस में वोट करना होता है ना, थर्ड ईयर के इलेक्शंस, पंचायत के, नगर पंचायत के, तो उसके इलेक्टोरल रोल्स बनाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये बहुत बड़ी रिडंडेंसी है सिस्टम में, ठीक है, एक ही सिटीजन के 2 अलग अलग बॉडीज इलेक्टोरल रोल बना रही हैं, राइट। लेकिन चल रहा है ऐसे ही, तो इस चीज को खत्म करने की जरूरत है। जब तीनों के इलेक्शंस एक साथ हो रहे हैं तो फिर इलेक्टोरल रोल भी सेम बॉडी बनाए, एक ही बार में बने, तो इसलिए आर्टिकल 325 अमेंड करने की जरूरत है। तो ये याद रखना कि है ना, ये अमेंडमेंट्स आएंगी तो कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड करने की जरूरत है। और उसके अलावा ये सारी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारे चेंजेस को, देयर शुड बी अ इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप जिसको एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। ये कमेटी ये भी बोलती है। तो ये मेन रिकमेंडेशंस है कमेटी की, राइट। उसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के फेवर में और अगेंस्ट में। तो फेवर में तो इजी पॉइंट्स हैं, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्यों कराने चाहिए। पहली चीज तो भाई की रिडक्शन होगा एक्सपेंडिचर में। आप देखते हो सालों साल, महीने महीने, हर महीने इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, लाखों करोड़ों का। एक लिमिट इस्टेब्लिश्ड है कैंडिडेट के लेवल पर कि लोकसभा का मतलब जो एमपी है वो 95 लाख से ज्यादा नहीं इलेक्शन क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर कर सकता है अपने इलेक्शन कैंपेन में, राइट। अगर एमपी का इलेक्शन है तो 95 लाख से ज्यादा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, एमएलए का इलेक्शन है तो 75 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारा अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो उन सब चीजों में रिडक्शन आएगा। और इसके साथ एक कंसेप्ट और भी बनता है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, वो भी बहुत हॉटली डिस्कस होता है, कई बार एडिटोरियल्स आते हैं उसको, उस चीज को भी देख लीजिएगा कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कितना फीजिबल है और क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप आंसर में वैल्यू एडिशन के तौर पे लिख सको, वो चीजें भी ध्यान में रखिएगा, राइट। तो हाँ, पहली चीज तो ये है कि रिडक्शन इन इलेक्शन एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज ये है कि जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स बनती हैं पर्टिकुलरली इलेक्शन के पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होने से पहले, तो वो सारी पॉपुलिस्ट स्कीम्स बंद हो जाएंगी। अब जो स्कीम्स बनेंगी वो ज्यादातर ऐसी बनेंगी जिनमें एक्चुअल में देश को फायदा हो, लॉन्ग टर्म में नुकसान ना हो, राइट। पॉपुलिस्ट स्कीम्स कम बनाई जाएंगी। देन देयर इज अनदर बेनिफिट कि मेजोरिटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फेवर में है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट है, कमिटी ने ही बताया है कि आई थिंक अराउंड 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट किया है इस कॉन्सेप्ट के फेवर में, एंड अराउंड 15 पार्टीज आर अगेंस्ट इट एंड अदर्स आर न्यूट्रल, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फेवर में। उसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप अपने दिमाग से सोच लीजिएगा। और अगेंस्ट में जो पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हूं। पहला तो देखो, प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन अगर आप कर रहे हो असेंबलीज का, सो दैट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल? बिकॉज पीपल हैव गिवन द मैंडेट टू द गवर्नमेंट, राइट, एंड यू आर रिमूविंग दैट गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग पीपल, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन आया था वो 1973 में आया था, केशवानंद भारती केस में, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें मेंशन की गई हैं कि भाई ऐसा चीजें तो होनी ही चाहिए इंडिया के लिए, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते आप अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसमें एक ये भी होता है, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज a mandatory thing, right? So free and fair elections is also a part of basic structure of the constitution. तो argument देने को दिया जा सकता है कि ये पूरी चीज basic structure of the constitution के against है, and it also undermines federalism because states को आप dissolve कर रहे हो, state governments को, right? और एक और चीज आप mention कर सकते हो यहाँ पे, वो भी फेडरलिज्म से रिलेटेड ही एक तरह से, कि अगर सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे ना तो लोगों में कंफ्यूजन रहता है कई बार। जैसे ऐसा आमतौर पे माना जाता है कि मोदी के नाम पर बहुत सारे वोट पड़ते हैं, राइट? तो जैसे अगर स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस कंबाइन होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि आप कोई एक लीडर है जो बहुत पॉपुलर है, उस लीडर के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, अब भले ही स्टेट इलेक्शन में उसका कोई रोल नहीं है लेकिन उसके नाम पर वोट पड़ जाएंगे, ठीक है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उनके वोट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो दैट इज ऑल्सो it is also against the concept of one nation one election, because जो स्टेट की प्रायोरिटीज हैं that will be undermined, और सेंट्रल के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बेसिस पर वोटिंग हो सकती है। तो ऐसे कई सारे आप पॉइंट्स लिख सकते हो फेवर में और अगेंस्ट में। अब कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? एंडिंग और स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए आपके आंसर का। तो कंक्लूजन में आप एग्जांपल दे सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह सक्सेसफुल है, जैसे स्वीडन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और अच्छे से चल भी रहा है। उसके अलावा 22nd लॉ कमीशन, इसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, द रिपोर्ट इज स्टिल बीइंग प्रिपेयर्ड, और इट इज एग्जामिनिंग द इशू ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, कि कितना फीजिबल है, कितना नहीं है, क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। तो ये रिकमेंड कर देगी 2029 से पहले अपनी जो भी इसकी फाइंडिंग्स है उनको। तो 2029 के जनरल इलेक्शन में इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दैट इज व्हाट यू कैन से। उसके अलावा ये बोलना भी इंपॉर्टेंट है कि जब इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ऑल स्टेक होल्डर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और जो भी मतलब आपको नॉर्मल मटेरियल लिखना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में होना चाहिए, एज पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो वो सारी चीजें लिख के आप आंसर को एंड कर सकते हो। तो दिस वाज आवर डिस्कशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेना थोड़े, राइट? 2017 का क्वेश्चन तो देख लीजिएगा जो यूपीएससी मेंस में आया था, बहुत 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आई थिंक नॉर्मल सा था। तो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।